ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। S इक्वल्स MS, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें मास से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मास से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिट मास के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिट मास के लिए वैलिड है। यू डोंट हैव टू डिवाइड हियर विथ मास। सो वी कैन मल्टीप्लाई specific heat capacity small s with m to attain heat capacity which is big S. Molar specific heat, look at this, molar specific heat, ठीक है। अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है। इतना सिंपल है। अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। रुको 1 डिग्री यूनिटी सही रहेगा बिकॉज 1 केल्विन ऑल्सो मेक सेंस। तो 1 डिग्री सेल्सियस की जगह अगर तुम यूनिटी लिख दो तो आई गेस दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में यूनिटी लिख सकते हैं टेम्परेचर को। मोलर स्पेसिफिक हीट का मैं तुम्हें बताती हूँ अभी चेक करके, बिकॉज उसमें तो यूनिटी बिल्कुल लिख सकते हैं। सही है। हीट कैपेसिटी इज कैपिटल S, उसको बस हम डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T लिख देते हैं, ठीक है। जो तुम्हारी रुको हीट कैपेसिटी मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है, जो मैंने तुम्हें हीट कैपेसिटी बताई थी दैट वाज जस्ट डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अगर तुम MS करो तो S को S जो है दैट इज Q अपॉन डेल्टा T अपॉन M, उसको तुमने M से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो आ जाएगा बस, तो सही आ जाएगा। अगर तुमने उसे M से मल्टीप्लाई कर दिया Q अपॉन M डेल्टा T, तो अगर तुमने उसे M से मल्टीप्लाई कर दिया तो जस्ट Q अपॉन डेल्टा T बचता है। तो जो है S इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है, Q अपॉन डेल्टा T, बिकॉज तुम्हें पता है कि S इज इक्वल टू MS, तो तुम डेल्टा T से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा Q आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे हीट कैपेसिटी थी विच इज़ कैपिटल S एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल s, ओके, स्मॉल s, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो C होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है मोलर हीट कैपेसिटी, ये तो मैं बताती हूँ अभी। SC depend on nature of substance and C is known as molar specific heat capacity. Instead of mass having kg, molar specific heat is joules per mole per Kelvin. अच्छा, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हैं ये चेंज इन टेम्परेचर एंड मटेरियल नेचर ऑफ सब्सटेंस पे ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो आई विल नोट डाउन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वन डिग्री सेल्सियस जब तुम लिखते हो तो तुम बिल्कुल केल्विन को डिसरिगार्ड कर देते हो, विच इज़ नॉट करेक्ट। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर।
ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेचर क्या है, सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है, इन दोनों चीज़ों पे ही डिपेंड करती है मोलार स्पेसिफिक हीट। एंड तुम्हारी जो दूसरी स्पेसिफिक हीट्स है वो भी इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, as simple as that। अच्छा, तो मोलर हीट कैपेसिटी बाय 1 डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा था, उसको मुझे तुम्हें बताना था कि क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है, वो बताती हूँ तुम्हें भी। ठीक है, मोलर हीट इनमें से कोई सा भी अपने मास या उस पर नहीं डिपेंड करता। ये सब बिल्कुल बेसिक्स हैं, बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्डर। अच्छा, ये तो अलग ही डेफिनेशन है, यहाँ पे कुछ उसका है ही नहीं। सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, बाय 1 डिग्री केल्विन, तो बस यूनिटी लिख दो। ठीक है, यूनिटी वर्ड ज़्यादा सही रहता है। दिस कुड बी 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, यूनिटी वर्ड सबसे सही रहता है, बिकॉज इसमें तुम डिटेल्स में जाते हो, तुम लिख देते हो यूनिटी, तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन दोनों हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, Q इज इक्वल टू U। ठीक है, यू सी डेल्टा टी। यू की जगह बहुत लोग एन भी यूज़ करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो वॉट एवर, क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। तुम्हें पता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, सी इज द कॉन्स्टेंट, दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। यूनिट क्या होता है, जूल्स पर मोल पर केल्विन, क्योंकि अगर तुमने सी को किया तो तुम्हें पता चल जाएगा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी इसका फॉर्मूला है, और ये नंबर ऑफ मोल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और चेंज इन टेम्परेचर से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर उतनी कम मोलर स्पेसिफिक, मतलब उतनी कम स्पेसिफिक हीट अप्लाई करके अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट होगी बेटा, वॉन्ट बी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। आई नोटिस्ड 1 डिग्री सेल्सियस, बट आई डिडंट नोटिस कि मैंने यहाँ पे एक और ब्लंडर कर रखा है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हीट की जगह एनर्जी भी लिख रखा था, बट तुम आइदर हीट लिखोगे या एनर्जी। हीट एनर्जी तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या है, हीट अब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ इट बाय 1 यूनिट। ठीक है, हीट अब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ। ठीक है, मास ऑफ इट बाय 1 यूनिट क्वांटिटी। ठीक है, हीट अब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ लिख रखा है, पर ये काफ़ी अनइवन सा है। determines the temperature of a substance under no phase change, ब्रैकेट में लिख रखा है, when a given quantity of heat is absorbed or given off by it। ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस अंडर नो फेज चेंज, मतलब फेज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अगर फेज चेंज हो रहा है तो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी कांस्टेंट है, तो उसमें जो तुम्हारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एक तरीके से ज़ीरो हो जाती है। तो टेम्परेचर अंडर नो फेज चेंज भी लिखो। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, अंडर नो फेज चेंज, बिकॉज फेज चेंज में क्या होता है कि वो टेम्परेचर जो है एक तरीके से कांस्टेंट रहता है, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो ज़ीरो नहीं है ना। चलो, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, सी की तो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। ओके, एंड इट्स टेम्परेचर। अच्छा, एक सेकेंड,
for massive difference change not be the same as massive every substance is unique वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब. देखो हर सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी वो तो अलग होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हर सब्सटेंस में तुम हीट ऐड करोगे सेम अमाउंट तो सेम टेम्परेचर चेंज नहीं ऑब्टेन होगा, है ना. Now, specific heat capacity is property of substance which determines the change in temperature of substance undergoing no phase change when a given quantity of heat is absorbed by it. ठीक है. आई थिंक ये मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा है. रुक जाओ, सिर्फ स्पेसिफिक हीट के पास लिखा है. ठीक है. अंडर नो फेस चेंज तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के पास लिख लो, बाकी दोनों का भी हमें पता नहीं है. पर यहाँ देख लो मोलार स्पेसिफिक हीट तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ की होती है. तो हियर यू कैन सी विद दीज. पहली होती है वैरायटी आइसोथर्मल प्रोसेस. यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है ये. तो यहाँ पे C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T एंड डेल्टा T. U लिखा है, थिंक ये U लिखा है मैंने, U डेल्टा T. ठीक है. C इज इक्वल टू Q अपॉन U डेल्टा T. तो यहाँ पे डेल्टा T इज इक्वल टू 0 बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर 0 है. ये आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ये सेम टेम्परेचर प्रोसेस. तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 0 है. ठीक है. तो C क्या हो जाएगा, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर उतनी कम वैल्यू ऑफ C. बट जितना कम डेल्टा T, जितना कम चेंज इन टेम्परेचर उतनी ज़्यादा वैल्यू. अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है किसी सब्सटेंस का, तुम हीट दे रहे हो फिर भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तुम उसको जितनी भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. हम सोचते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी एक इसका आंसर है. अगर तुम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट दे दो तब उसका शायद यूनिटी से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का प्रैक्टिकली यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. वो उसके नाम को ही वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, है ना. आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा. बट इफ़ यू आर सेइंग कि नहीं हमें तो टेम्परेचर चेंज लाना है, तो हम बोल देंगे तुम इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दो, तब एक यूनिट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. तो इसलिए हम उसे इन्फिनिटी बोलते हैं. ठीक है. सो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 0. अच्छा, स्पेसिफिक हीट जो है वो तो 0 है. अच्छा, व्हाट इज दिस, सॉरी हम अलग में आ गए, हम यहाँ इन्फिनिटी बोल रहे हैं. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज इनफाइनाइट. ठीक है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिटी इज इन्फिनिटी. बिकॉज तुम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो आइसोथर्मली हीट हो रही है, आइसोथर्मल है, तो उसको तुम जितनी भी हीट सप्लाई कर दो उसका टेम्परेचर तो चेंज होना नहीं है. पर अगर हमें बताना है तो हम इन्फिनिटी लिख देते हैं. अब एडियाबैटिक प्रोसेस का लिखा है विच इज़ नो ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन. ये क्या है, ये कांस्टेंट हीट प्रोसेस है. मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती. जैसे कि थर्मस होता है ना, थर्मस में तुम कुछ भी कर लो, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, कोई भी हीट लॉस नहीं होगा, हीट गेन नहीं होगा, है ना, आइडियली. ठीक है. अगर तुम कोई सस्ता थर्मस ले लो तो शायद हो जाए, है ना. तो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन टेक्स प्लेस. सो हीट एक्सचेंज बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम. ठीक है. बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम अंडरगोज वेरियस चेंजेस. ठीक है. कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग्स एंड सिस्टम के बीच में, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता एडियाबैटिक प्रोसेस में. तो Q इज इक्वल टू UC डेल्टा T. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T. ये Q आ जाता है. Q तो तुम्हें पता है UC डेल्टा T है. C को तुमने लिख लिया Q अपॉन U डेल्टा T. अब Q जो है वो तो तुम्हारा 0 है. तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो है हीट तो बिल्कुल भी है ही नहीं, एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है. एक्चुअली डेल्टा Q लिखोगे ना तो भी गलत नहीं आएगा. डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T ही हम लिखते थे. तो यहाँ पे डेल्टा Q अगर तुमने लिख लिया, हर जगह तुम डेल्टा Q लगा दो, डेल्टा से ज़्यादा सेंस बनेगा. ठीक है. क्योंकि डेल्टा Q ही ये एक्चुअली होता है ना.
तो हम इसको हर जगह हमने डेल्टा क्यू लिख रखा है, पर क्यू डेल्टा क्यू सेम चीज़ है, क्योंकि केमिस्ट्री में कहीं पे भी डेल्टा क्यू नहीं लिखा है, पर डेल्टा क्यू ही न्यूमेरिकल्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो है तुम्हारा 0 है, चेंज इन हीट 0 है, ना हीट आ रही है ना जा रही है, तो जो है सी भी तुम्हारा 0 जाता है, सी टेंडिंग टू 0। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज़ 0, तो जो स्पेसिफिक हीट है गैस की वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल था। एडियाबैटिक में 0 है, आइसोथर्मल में, क्योंकि उसमें तो एडियाबैटिक में तो तुम थोड़ी सी भी हीट सप्लाई कर दो तो टेम्परेचर बहुत राइज हो जाएगा, है ना, क्यू तो 0 है, तो बेसिकली तुम 0 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करो तब भी जो है टेम्परेचर राइज हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि वो क्या है, वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। नाउ हेंस फॉर गैसेज वी मस्ट डिफाइन अ कंडीशन 2, ठीक है। आइसोथर्मल में जो है तुम्हारा कुछ अंडर व्हाट कंडीशन वी आर हीटिंग द गैस, ठीक है। हम गैस को किस कंडीशन में हीट करें ये भी बताना होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में तो क्या हो गया कि तुम्हारी इन्फिनिटी स्पेसिफिक हीट आ गई, एडियाबैटिक में तुम्हारी 0 स्पेसिफिक हीट आ गई, तो कंडीशन जिसमें हम हीट कर रहे हैं वो भी हमें बताना ज़रूरी है, ठीक है ना। गैसेज हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स इन डिफरेंट कंडीशंस, ओके। हियर वी हैव डिफाइंड 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट विच इज CP, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड CV विच इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये दो हमने डिफाइन करे हैं। पहला केस वो है जिसमें तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, पहला जो है केस उसमें तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है, दूसरे केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले केस में जो प्रेशर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है CP, और दूसरे केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है CV, ठीक है। तो ये अगर तुम देखो तो ये कंटेनर है, दिस हियर इधर एक गैस है, एक पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन बोलते हैं, पिस्टन लिख रखा है मैंने, ठीक है, बायो पढ़ रही थी शायद, पिस्टन है ये, पिस्टन। नाउ द हीट विल डू 2 थिंग्स, इट विल इंक्रीज वॉल्यूम विच इज़ पुश पिस्टन। यहाँ पे अगर तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो तुम्हें बाहर से, अगर तुमने यहाँ पे रोक दिया, तुम बाहर प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हो, अंदर कम है, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तुम्हें इसे फ्रीली मूव करने देना है जिससे कि प्रेशर अंदर बाहर कांस्टेंट रहे, ठीक है। और तो अगर तुमने अब इसे हीट किया तो एक तो बात इंक्रीज वॉल्यूम होगी, पिस्टन ऊपर जाएगी, गैस एक्सपैंड होगी, पिस्टन ऊपर की तरफ पुश होगी, और टेम्परेचर हर जगह प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा। दूसरा होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली अगर तुम हीट सप्लाई करो तो गैस का टेम्परेचर भी राइज होगा, तो प्रेशर इनसाइड विल बी इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड, मतलब अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के इक्वल रहेगा, ठीक है, अंदर और बाहर का प्रेशर जो है सेम रहेगा। हीटिंग, दिस इज नोन एज CP, ओके। CP इज हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो है कांस्टेंट प्रेशर पे तुम हीट कर रहे हो, तो एक तो तुम्हारी गैस एक्सपैंड हो रही है तो तुम्हारी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, दूसरा तुम्हारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो तुम इसे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हो, ये हम कह सकते हैं CP, हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ लुक एट दिस, when gas is heated at constant pressure, the amount of heat required to increase temperature of gas by unity is specific heat at constant pressure, ठीक है। अगर तुम एक गैस को, बस गैस लिखा है 1 मोल 1 मास, कुछ भी मेंशन नहीं है, बस तुम अगर गैस को हीट कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट तुम्हें उसकी टेम्परेचर को यूनिटी से राइज करने के लिए चाहिए उसको हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुमने हीट सप्लाई की, अब क्या हो रहा है कि जो पिस्टन है, पिस्टल लिख रखा है मैंने हर जगह, अब ये CP थी तुम्हारी कि यहाँ पे तुम जो है हीट सप्लाई कर रहे हो और वो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रही है, तो तुम्हारा टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हीट, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि तुम्हारी जो है अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहे हो, टेम्परेचर भी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुमने दोनों को एक जगह से बाउंड कर दिया, हैज़ बिन टक्ड फ्रॉम बोथ साइड सो दैट द पिस्टन कांट मूव, ठीक है, तुमने उसे टक कर दिया जिससे वो मूव ना कर पाए, वो एक जगह पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे अटक जाए, ठीक है। तो इधर जो हीट तुम सप्लाई करोगे वो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CV होगी, ठीक है। हियर ओनली द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहाँ पे जो पिछले केस में वॉल्यूम भी राइज हो रही थी, ठीक है। प्रेशर का यहाँ पे कुछ नहीं है सिनेरियो, प्रेशर का कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। प्रेशर ऑब्वियसली बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, पर जो भी बात है प्रेशर का इतना सिनेरियो नहीं है जितना वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही और बस टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसलिए क्या है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। सो इट इज़ क्लियर कि CP में तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर भी राइज होता है, तो ज़्यादा होती है CP, है ना। और CV में जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो एक तरीके से वॉल्यूम तो हमारी कांस्टेंट रह जाती है, पर हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर दैट CP इज़ ग्रेटर देन CV। हियर ओनली
हियर वी ओनली चेंज्ड, देखो CP में क्या है, हियर वी चेंज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड मूव द पिस्टन जो है वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों को चेंज कर रही है, और CV की हीट सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने की केपेबल है ना, मूव भी नहीं किया पिस्टन को, तो CP ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन CV। और एक मेयर्स इक्वेशन होती है CP माइनस CV इक्वल्स R जो है तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसको तुम बाद में आगे जाके और भी इसके बारे में डीप पढ़ोगे। इसकी वैल्यू होती है 8.314 joules per mole per Kelvin, but it is also 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin, I think 0.0821, and there is another value of it which is, तो इसकी यूनिट्स के साथ वैल्यू चेंज होती है, ये तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए। इसकी सारी वैल्यूज़ मैं इधर लिख देती हूँ अभी, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बता दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।